नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र पॉलिटी के पीवाईक्यू सीरीज़। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पीवाईक्यू है, तो घटना चक्र में यहाँ पर 30 से 35 वर्षों का इस बुक में जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है, यहाँ पर 30 से 35 वर्षों का जो पीवाईक्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, ताकि परीक्षा में चाहे जितने भी प्रश्न पूछे जाएँ, जिस तरीके से पूछे जाएँ, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग हल कर सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह हमारा संवैधानिक विकास यात्रा है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो संवैधानिक विकास यात्रा थी वो कैसी रही। तो दोस्तों जरा सोचिए आप लोग कि अगर कोई देश हो, वहाँ कोई कानून ना हो तो क्या होगा। तो वहाँ पर हर जगह आपकी अव्यवस्था देखने को मिलेगी, विवाद देखने को मिलेंगे, अराजकता देखने को मिलेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है, इसलिए देश को चलाने के लिए कुछ कानूनों की जरूरत पड़ती है और कुछ नियम होते हैं। ठीक है, कुछ कानून और नियमों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो भारत में जो है शुरू में जो है संविधान नहीं था। भारत में शुरुआत में जो है संविधान नहीं था। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शासन करना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने भारत में, उनका उद्देश्य तो व्यापार करना था, बस था नहीं। ठीक है, पहले तो आए थे कि उनको केवल व्यापार करना था, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उन्हें लगा कि भारत के एक बड़े हिस्से में हम लोग शासन कर सकते हैं, यहाँ पर शासन कमज़ोर है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भारत पर शासन करना शुरू किया। तो शासन के दौरान उन्हें अब एक समस्या हुई कि इतने बड़े देश को चलाना है। ठीक है, इतना बड़ा देश है, अब इसको चलाने के लिए जो है कुछ नियम चाहिए होंगे। ठीक है, अब इन्हीं नियमों के जरिए उन्होंने हमारी जो ये संवैधानिक विकास की यात्रा है, ये हमारी शुरू होती है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इसी के लिए सबसे पहले जो है 1773 में एक कानून लाता है, जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट जानते हैं। और ऐसे ही करते करते ये लोग जो है पूरे 200 वर्षों के शासनकाल के दौरान इन्होंने 1947 तक जो है इन्होंने अपना नियम कानून बनाया अपने शासन को प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो है पीवाईक्यू तो करेंगे ही, जैसा कि आप लोग ये बुक लगी हुई है थंबनेल में, तो ये आप लोग को स्पष्ट हो रहा है कि जो घटना चक्र की पीवाईक्यू सीरीज है, यहाँ पर हम लोग उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पीवाईक्यू दिए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि आज जैसे फर्स्ट क्लास है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। तो यहाँ पर जो है बुक में तो लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई बुक है, ठीक है, पूर्वावलोकन की बुक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि हमारे पीवाईक्यू सॉल्व हो। ठीक है, मुद्दा हमारा ये है कि जहाँ से क्वेश्चन कोई भी बने तो हमारे क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, तो हम लोग पहले जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले, पीवाईक्यू तो सॉल्व करेंगे ही, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पे काम कर लें। यदि हमारी थोड़ी थ्योरी अच्छी हो जाएगी तो हमारा जो है पीवाईक्यू पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो घटना चक्र की पुस्तक है, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि जो घटना चक्र की ये वाली बुक है, ठीक है, ये अभी नया एडिशन है, जो नया एडिशन है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है इसके पहले जो थोड़ी सी कुछ थ्योरी दी हुई है कि जो पीवाईक्यू जहाँ से पूछे गए हैं, तो कम समय में यदि आप लोगों को रिवीजन करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये घटना चक्र आधारित रहेगी, ना कि पूरा सिलेबस कवरेज। ठीक है, तो घटना चक्र में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उसके सारा थ्योरी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक है संवैधानिक विकास, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके यूपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, आरओ हो गया। ठीक है, और आपके एमपी पीसीएस और अदर जो अपनी पीसीएस हैं उनके सभी के यहाँ पर पीवाईक्यू शामिल किए गए हैं। और 30 से 35 वर्षों का यहाँ पर पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। 35 वर्षों का पीवाईक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इतना यदि आप सॉल्व कर लेते हैं और ये हमारी जो थ्योरी वाली वीडियो आप देख लेते हैं, तो इससे जो है आपकी संभावना होगी कि आप पेपर में 50 से 60% तक आप कवरेज कर ले जाएंगे। वो क्वेश्चन जो आपके गलत होने थे वो आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग जो देखने वाले हैं, आज हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संवैधानिक विकास की इस रोचक यात्रा को हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा से क्लास में इंट्रो में हम लोग बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो क्लासेस होगी वो थ्योरी हम लोग डेली वाइज जो है 10-15 मिनट 20 मिनट में एक थ्योरी देख लिया करेंगे। देन इसके बाद आपको एक पीवाईक्यू की अलग से सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जहाँ पर 30 से 35 वर्षों के सारे पीवाईक्यू एक जगह आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हमारी ये पहली क्लास है, तो आज हम लोग यहाँ पर भारत की विकास यात्रा के बारे में बात करेंगे और जितने भी कानून अभी तक बने हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। ये हर परीक्षा में एक एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ तक यूपीएससी भी यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछती है, ये आप लोग देख सकते हैं ट्रेन में जाकर। तो इसका जो पीवाईक्यू वाला वीडियो है उसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। ये आज क्लास अभी अपलोड हो रही है और इसके बाद जो है जो पीवाईक्यू वाली कोशिश करेंगे हम लोग, यदि आप लोग का अच्छा रिस्पांस आएगा तो उसे हम लोग लाइव क्लासेस में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू जो हमारा एमसीक्यू वाला होगा
ठीक है, MCQ वाला जो बैच होगा वो हम लोग यहाँ पर लाइव लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ पर अभी हम लोग आज अपलोडेड फॉर्म में देखेंगे वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की थ्योरी, और इसका MCQ जो होगा ठीक बाद में इसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डेली वाइज आपको थ्योरी और MCQ मिलते रहेगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये नया चैनल है। ठीक है, तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, और एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा भाइयों, कि आपका जो यहाँ पर जो हमारा वीडियो है आपको कितना यूज़फुल है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम गंवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का पहला है कि भारत में संवैधानिक विकास। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो जब कंपनी शासन के द्वारा, ठीक है, कंपनी ने यहाँ पर शासन किया तो कंपनी शासन के द्वारा जो भूमिका इसकी रही है वो देखेंगे। फिर यहाँ पर जो है 1800 आपका यहाँ पर 1858 में एक अधिनियम आता है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को जो होती है आपकी ब्रिटिश सरकार जो होती है वो इसका शासन करने करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश ताज के शासन के द्वारा पारित अधिनियम। तो दो प्रकार से हम लोग देखेंगे, पहला तो कंपनी द्वारा पारित अधिनियम, और उसके बाद जब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाता है भारत पर, तो यहाँ पर उसके बाद जो पारित अधिनियम होंगे उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी शासन से पारित अधिनियम जो है, ठीक है, कंपनी द्वारा पारित शासन के अधिनियम जो थे उसमें हमारा सबसे पहला आता है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में पारित किया जाता है। फिर कुछ चार्टर एक्ट आते हैं जिसको हम लोग देखेंगे 1793 का हो, चाहे वो 1300 सॉरी 1400 सॉरी 1800 चाहे 13 का हो, चाहे 1833 का हो, चाहे 1853 का हो। तो ये सभी चार्टर्स देखेंगे। इसके बाद जो है भारत शासन अधिनियम लागू होने चालू हो जाते हैं, और 1858 का जो अधिनियम आता है इसके बाद जो कंपनी का शासन होता है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर आपके जो ब्रिटिश संसद का नियंत्रण यहाँ पर स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए तो हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, डिटेल से देखेंगे। आप इसको मान के चलिए कि ये जो कवरेज है आपके, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, सारी जगह जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतने से कवर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है हमारा है, उसमें प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, याद रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का जो अब जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल पद जो है कब से शुरू होता है, तो आपको याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल का पद बन जाता है। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये वनडे एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको आप लोग को याद रखना है कि पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। यूपीएससी भी इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछती है। फिर बात करेंगे यहाँ पर कि कलकत्ता में जो है आपके गवर्नर जनरल और उनकी जो परिषद थी वाली सरकार स्थापित होती है। इसके बाद 1774 में आपके इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में कलकत्ता में आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो प्रमुख न्यायाधीश के रूप में जाने जाते हैं मुझे हम सर एलिजा हिम्पे के बारे में बात करेंगे। ये जो है प्रमुख न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, और तीन अन्य जो न्यायाधीश होते हैं जिसमें चैम्बर्स होते हैं, लिमेस्टर होते हैं और हाइड होते हैं। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि प्रथम बार था तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, अब उनके जो निजी व्यापार थे और उपहार लेते थे या रिश्वत लेते थे उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, यहाँ पर निजी व्यापार से संबंधित है। जो निजी व्यापार करते थे तो वहाँ पर वो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते थे, ये सब है ना, रिश्वत लेते थे राजाओं से, उपहार लेते थे। ये सारी चीज़ें जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, बंद कर दी गई। फिर यहाँ पर एक निदेशक मंडल आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से यहाँ पर कंपनी जो है ब्रिटिश नियंत्रण पर स्थापित करता है। कंपनी पर जो है ब्रिटिश जो है नियंत्रण होता है, मतलब ब्रिटिश सरकार का थोड़ा सा नियंत्रण करने की बात करता है कंपनी पर। ठीक है, फिर है यहाँ पर राजस्व जो है आपके नागरिक हो गए और सैन्य मामले हो गए, इनकी सूचना देना अनिवार्य हो गया। किसको हो गया, तो ब्रिटिश सरकार को जो है सूचना देना अनिवार्य हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण स्थापित होता है किसका, ब्रिटिश का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक फैक्चुअल जो आपको याद रखना है कि भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है, पूछा जाए कि भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा है, तो आपको याद रखना है रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। तो सबसे मेन आपको याद रखना है कि यहाँ पर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। इसके बाद आपको यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट बनी। सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको याद रखना है कि निजी व्यापार एवं रिश्वतें लेना बंद कर दिया गया जो वहाँ के कर्मचारी थे। फिर आपके निदेशक मंडल के द्वारा थोड़ा सा स्थापन जो ब्रिटिश संसद का क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित हुआ। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये संवैधानिक विकास का सर्वप्रथम अधिनियम था। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं, आप सभी देखेंगे जब पेपर देते होंगे तो आप लोग को ये पता होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे जो आपके चार्टर हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें आपको जो थोड़ा सा याद रखना है कि याद रखिएगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था इसको, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट भी बोला जाता है, 1981 भी कहा जाता है इसे। ठीक है, आपको अमेंडमेंट एक्ट 1981 के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी पूछा जाए यदि कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता है, एक्ट ऑफ मतलब अमेंडमेंट एक्ट किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया था इसको बोला जाता है। यह जो है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि जो कलकत्ता की सरकार है, ठीक है, कलकत्ता की सरकार को अब बंगाल, ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, तो कलकत्ता की सरकार को अब यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अपना है यहाँ पर कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें जो है दोहरे शासन का शुरुआत होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोहरे शासन की शुरुआत कब से हुआ, तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का, इसके तहत यहाँ पे दो महत्वपूर्ण घटनाएं और होती है। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो व्यापारिक मामला संभाल ही रहा था, अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी गठन किया जाता है जो कि राजनीतिक मुद्दों को संभालता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे को संभालता है, इस चीज़ को आपको जरूर याद रखना है। तो निदेशक मंडल और आपका जो है नियंत्रक मंडल, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि जो कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये राजनीतिक मुद्दों को संभालता है और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये व्यापारिक मामलों को संभालता है। फिर यहाँ पर जो अब कंपनी के जो व्यापारिक हो गया, राजनीतिक मामले जो हो गए, अब क्या हो गया, दोनों पर स्पष्ट विभाजन हो जाता है आपके पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो राजनीतिक और व्यापारिक दोनों कार्य जो है यहाँ पर स्पष्ट विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो दोनों अधिनियम आपको इसको याद रखना है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अधिनियम पर। नेक्स्ट हमारा अधिनियम जो आता है वो 1793 का अधिनियम आ जाता है। ठीक है, 1793 का अधिनियम आता है। ठीक है, इसको हम लोग कंपनी के शासन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक जारी रखा गया, बढ़ा दिया गया, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको कंपनी पर नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ हुआ। जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, देखिएगा कि ब्रिटिश सरकार की कंपनी पर नियंत्रण जो है और अधिक सुदृढ़ हुआ था, वो कौन सा अधिनियम है। ठीक है, तो एक तो आप लोग 1858 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखिएगा कि जब अधिक सुदृढ़ होने की बात करेगा, मजबूत होने की बात करेगा, तो आपको 1793 वाले को क्लिक करना है। 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत जो है ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ हुआ था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। 1858 की ओर मत जाइएगा, जब ऑप्शन में ना हो 1793 तो आप 1858 की ओर जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि निदेशक मंडल के जो सदस्य एवं कर्मचारियों को जो वेतन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राजस्व से देना शुरू कर दिया गया। अब यहाँ पर जो निदेशक मंडल के आपके जो सदस्य और कर्मचारी थे उनको वेतन जो है भारत के राजस्व से देना शुरू कर दिया गया, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि किस एक्ट के द्वारा, तो 1793 के एक्ट के द्वारा यहाँ पर भारतीयों के राजस्व से देना शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला है, यहाँ से क्वेश्चन जो है यूपीएससी भी पूछती है। यहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1813 का चार्टर अधिनियम है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके तहत कंपनी जो है 20 वर्षों तक का व्यापार क्या होती है, बढ़ा देती है कंपनी का व्यापार। इसके बाद है कि भारत के साथ अब व्यापार का एकाधिकार जो हो गया, समाप्त हो गया ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का यहाँ पर जो है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहाँ पर व्यापारिक अधिकार जो है समाप्त कर दिया जाता है भारत में। ठीक है, ये एकाधिकार समाप्त किया जाता है, ये चीज़ को याद रखिएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आएगा जिसको हम लोग बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चीन के व्यापार और चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके कंपनी का अधिकार जो है बना रहता है। इस चीज़ पे याद रखना है कि चीन के व्यापार के साथ, चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार, एकाधिकार बना रहता है, बाकी अन्य चीज़ों पर यहाँ पर जो है एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर बोलेगा यदि कि चाय और चीन को छोड़कर
चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके अन्य व्यापार कहाँ पर समाप्त कर दिए थे, एकाधिकार कंपनी के समाप्त कर दिया गया था, तो वो 1813 का आ जाएगा। लेकिन जब बोलेगा कि पूर्णतः किसमें समाप्त हुआ था, तो पूर्णतः जो है पूर्णतः की बात आ जाएगी, तो याद रखिएगा कि 1833 का जो अधिनियम था, इसके तहत पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त किया गया था। लेकिन चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके 1813 में एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट अपना है कि ब्रिटिश नागरिक, सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के लिए व्यापार खोल दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा जो है सभी ब्रिटिश नागरिक, जो भी ब्रिटिश नागरिक थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी, उनके लिए भी यहाँ पर व्यापार का रास्ता खोल दिया गया। फिर यहाँ पर ईसाई पादरियों को, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी हुई यहाँ पर, ईसाई पादरी जो थे उनको जो है भारत आने की अनुमति मिल गई, और ये जो है अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी की शिक्षा ये लोग देना प्रारंभ कर दिए। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा ये लोग देना प्रारंभ कर दिए थे अपने बस्तियों में रह करके। ठीक है, तो पहली बार भारत में भारतीय शिक्षा पर, ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि एक अच्छा बदलाव हुआ कि पहली बार भारत में यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाना था भारतीय शिक्षा पर। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट हो गई आपकी कि पहली बार जो है भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, ठीक है, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किसमें था, तो यह भी आपको याद रखना है। 1813 का जो अधिनियम था उसके तहत जो है यहाँ पर भारतीय शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कि भारत में जो है ब्रिटिश मुक्त व्यापार नीति जो है यहाँ पर शुरुआत की गई और इस अधिनियम को मानी जाती है। मतलब ब्रिटिश व्यापार नीति जो है, फ्री ट्रेड पॉलिसी जो है की शुरुआत जो है इसी अधिनियम से मानी जाती है। 1813 के अधिनियम के द्वारा ही भारत में जो है ब्रिटिश, मतलब जो है ब्रिटिश से फ्री ट्रेड पॉलिसी की शुरुआत जो मानी जाती है वो आपका 1813 से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अधिनियम पर। ठीक है, नेक्स्ट अधिनियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यहाँ से यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो 1813 हो गया, 1833 हो गया, ये यूपीएससी के भी फेवरेट टॉपिक्स हैं। हालांकि वन डे एग्जामों में तो लाइन वाइज लाइन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जब हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन, अभी शायद 2024 या 25 में आपका यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, ये मुझे याद नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन 24 या 25 में से कहीं से यूपीएससी ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए, तो 1833 का जो अधिनियम है यहाँ पर व्यापारिक पूरी तरह से समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो कंपनी का एकाधिकार कहाँ समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, तो 1833 में, और चाय और चीन को छोड़कर किसमें था, तो 1813 में। ठीक है, तो चाय और चीन याद रखिएगा वो आपके 1813 में है, और 1833 में जो है कंपनी का पूरा जो व्यापारिक अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर यहाँ पर अब जो है कंपनी केवल और केवल प्रशासनिक संस्था बनकर के रह गई, भारत में प्रशासन संभालने के लिए संस्था बनकर रह गई। अब यहाँ पर एक और चेंजेस हुआ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलिए, और यहाँ पर जो है इनकी प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है विलियम बेंटिक को। प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है, विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। अब आप लोगों ने पहले पढ़ा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 के तहत बनाया गया था। ठीक है, हेस्टिंग साहब को बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल जो बंगाल का है उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है आपके 1833 के अधिनियम से। तो ये दोनों चीज़ें आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, तो बेंटिक साहब यहाँ प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं भारत के। ठीक है, वॉर हेस्टिंग बनता है बंगाल का। तो ये चीज़ आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर जो है आपकी बम्बई और मद्रास की जो विधायिक शक्तियाँ हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, उसकी शक्तियों को क्या है, समाप्त कर दिया जाता है, और गवर्नर जनरल की परिषद में जो है एक विधिक सदस्य को जोड़ा जाता है, लॉ मेंबर को यहाँ पर जोड़ा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखना है। फिर आपका यहाँ पर दास प्रथा का जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दास प्रथा जो है अवैध घोषित कर दी जाती है इस अधिनियम के तहत 1843 में एल्वरो के द्वारा। ठीक है, एल्वरो जो रहता है आपका उसके द्वारा जो है यहाँ पर 1843 में, ठीक है, 1843 में जो है दास प्रथा का जो है अवैध घोषित कर दी जाती है। ठीक है, तो वह भी 1833 के अधिनियम से संबंधित है। फिर है इसकी जो धारा है 87। ठीक है, अधिनियम जो हमारा 1833 है उसका जो धारा जो है 87 है, उसके तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के पदों में जो है भेदभाव क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया।
कहाँ पर, कंपनी के पदों पर जो है भेदभाव को निषेध कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद है पूरे भारत के लिए एक समान बजट बनाने का अधिकार किया गया। ठीक है, भारत के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के लिए जो है एक समान बजट बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत आया, तो याद रखना है आपको कि भारत के लिए एक समान बजट बनाने का जो अधिकार है वो आपके 1833 के अधिनियम से आता है। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और आता है यहाँ पर कि प्रथम विधि आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन वाइज क्वेश्चन मैंने बता रहा हूँ आपको, जब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे देखेंगे वहाँ लाइन वाइज क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रथम विधि आयोग यहाँ पर गठन किया जाता है और कौन गठित होता है, इसके प्रमुख अध्यक्ष के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है यहाँ पर प्रथम विधि आयोग का गठन भी किया जाता है 1833 के चार्टर के द्वारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि भारत में जो है केंद्रीकरण की दिशा में एक सबसे महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट अधिनियम माना जाता है। भारत में केंद्रीकरण की दिशा में, केंद्रीकरण का मतलब है कि जहां पर केंद्र की शक्ति को प्रभुत्व बनाया जाए। ठीक है, तो केंद्रीकरण के लिए यहाँ पर जो है प्रमुख चार्टर माना जाता है। इस चार्टर को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जल्दी से हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कंपनी जो है केवल प्रशासनिक संस्था बनकर रह जाती है। यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि विलियम बेंटिक बनते हैं, और बंबई और मद्रास की विधायिक शक्ति समाप्त कर दी जाती है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधिक सदस्य जोड़ दिया जाता है, और आपका यहाँ पर जो दास प्रथा का अवैध घोषित कर दी जाती है, और धारा 87 के तहत यहाँ पर है जो है आपका धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है यहाँ पर विभेद करना क्या कर दिया गया, निषेध कर दिया गया, और पूरे भारत के लिए एक समान बजट बनाने का अधिकार दिया गया। और यह जो है केंद्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख चार्टर के रूप में जाना जाता है, और इसी जो 1833 का अधिनियम है इसके तहत ही विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो दोस्तों इतनी बातें आपको इस अधिनियम से याद रखना है। आपको जनरल स्टडी की क्लासों में भी इतनी जानकारी आपको नहीं दी जाती है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप खुद देखिएगा जब हम लोग इसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी हम लोग लिंक दे देंगे, आप उसको जाकर के देख लीजिएगा कि जो हमारे पीवाईक्यू हैं वहाँ से क्वेश्चन जो है कितने बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आता है नेक्स्ट, एक हमारा आता है 1853 का अधिनियम। ठीक है, 1853 का अधिनियम हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1853 का अधिनियम क्या था, चार्टर एक्ट। तो इसमें जो होता है पहली बार वीवीआई, एकदम इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पर जो है सिविल सेवाओं को में प्रतियोगी परीक्षा के सिद्धांत लागू किया गया आगे। अब सिविल सेवाओं की जो भर्ती होगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगी, इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है 1854 में लॉर्ड मैकाले समिति ने इसकी सिफारिश की कि अब जो है खुली परीक्षा प्रणाली लागू होना चाहिए, यानी प्रतियोगी परीक्षा जो है लागू होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि किसने सिफारिश की थी, तो 1854 में जो है मैकाले समिति ने जो है यहाँ पर खुली परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली शुरू करने की बात की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 1853 का अधिनियम ये वाला। फिर है कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो है विधिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा कि जो गवर्नर जनरल थे उसके जो विधिक एवं प्रशासनिक कार्यों को किस अधिनियम से अलग किया गया, तो 1853 का है। और इसमें जो है 6 नए सदस्य मतलब पार्षद इसमें जोड़े गए। ठीक है, 6 नए पार्षद इसमें जोड़े गए थे। तो परिषद में जो गवर्नर जनरल की परिषद है वहाँ पर जो है 6 नए सदस्य जिनको हम लोग पार्षद बोलते हैं उनको जोड़ा गया। ठीक है, तो यह जो है कंपनी द्वारा जो चार्टर एक्ट लाया गया वो अंतिम चार्टर था। यह अभी चीज़ आपको याद रखना है कि 1853 जो है कंपनी द्वारा जो अंतिम रूप से जो है चार्टर एक्ट यहाँ पर लाए गए थे। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, बहुत अच्छे से आप लोग उसको पढ़िएगा। ठीक है, इसमें जो आपको याद रखना है कि सिविल सेवा में सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वह है कि सिविल सेवा में जो है प्रतियोगी परीक्षा का सिद्धांत लागू हुआ, इसको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, और विधायिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को यहाँ पर अलग कर दिया गया। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सेशन, ये वाला हमारा जो सेशन है बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ सेशन में लाइक कर दीजिएगा भाई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है यहाँ पर भारत सरकार का अधिनियम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों भारत सरकार के अधिनियम के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत सरकार का जो अधिनियम है 1858 का अधिनियम, यह जो हमारे 1857 में जो क्रांति होती है, 1857 की क्रांति के बाद इस अधिनियम को लाया गया। इसमें काफ़ी कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो है क्राउन का शासन शुरू होता है दोस्तों, क्राउन का शासन शुरू होता है, और ब्रिटिश संसद का यहाँ पर क्या हो जाता है, नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का शासन क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त हो जाता है, और क्राउन का शासन जो है इसके द्वारा शुरू कर दिया जाता है। भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के अब ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है, और भारत के मामले में जो है ब्रिटिश संसद जो है अब प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लेती है। भारत में
जो है श्री भारत के मतलब जो है 1858 के एक्ट के तहत जो है यहाँ पर भारत सचिव के पद का जो है सृजन किया जाता है और यहाँ पर 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया जाता है आपके सचिव की हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है दोनों यहाँ पर समाप्त कर दिए जाते हैं, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू किया गया था। अब यहाँ पर बोर्ड ऑफ नियंत्रण और आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद को क्या समाप्त कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर गवर्नर जनरल का जो पद का नाम बदल दिया जाता है भाई, अब यहाँ पर वाइस राय कर दिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहले गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और 1858 के इस अधिनियम के तहत जो है, जब जो भारत का गवर्नर जनरल का पद था उसको अब क्या कहने जा अब उसको अब जो है वायस राय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, वायस राय के नाम से जाना जाने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये जो वायस राय बनाए गए भारत के प्रथम, तो किसे बुलाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायस राय थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायस राय कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो इनकी इंपॉर्टेंस आप लोग को समझ में आएगी। तो दोस्तों इसको बहुत गंभीरता से पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये जो नोट्स बनाई गई हैं, ये घटना चक्र के जो पीवाईक्यू हैं वहाँ तो ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने लक्ष्मीकांत और जो है लूसेंट बुक है, वहाँ से इसका पूरा सोर्स लेकर के इसके आंसर्स या क्वेश्चन जो है आपके, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, जो नोट्स बनाई गई हैं ये यहाँ से इनके स्रोत लिया गया है। तो आप एक विश्वसनीय नोट्स में पढ़ रहे हैं, इसका आप भरोसा कर लीजिए। ठीक है,